हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपकी कैसी चल रही है बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी? तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी किस प्रकार चल रही है या कितने मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ये आप बताइएगा। कितने आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कितने अंक ला सकते हैं एग्ज़ाम्स में, आपकी तैयारी कैसी रही है। और हम आपके और प्रयास को बढ़ाने के लिए, आगे और नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए सभी क्लासेस आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। हम आज स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण, जो आपके नंबर में क्या और नंबर इंक्रीज़ कराएगी, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व आज हम पढ़ने वाले हैं, जो 3 नंबर की आएगी। इसमें उपसर्ग आएगा, समास आएगा, तत्सम तत्ववांगे, पर्यायवाची, ये सभी शब्द आएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज ये वाला टॉपिक, ठीक है, उपसर्ग, और इसके बाद करेंगे हम समास। तो 2 टॉपिक्स को आज हम इसमें वीडियो में कवर करने वाले हैं, हमने आपको बता दिया है। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना है आप सभी को। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। देखिए, अब आप देख सकते हैं बहुत ही साफ। तो आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिखता है तो आप क्वालिटी पर जाइए, सेटिंग्स में क्वालिटी पर, जो वीडियो आप चला रहे हो, और उसमें एक एडवांस का ऑप्शन आएगा, उसमें क्वालिटी को कर दीजिए 720, ठीक है, 720 पर, 720p पर, ठीक है, उस पर चलाइएगा आप। तो स्टार्ट करते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग उस वर्ण समूह शब्दांश को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग न होता हो, जिसे किसी शब्द से पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाए। अर्थात उपसर्गों को शब्दों के आरंभ में जोड़कर उससे नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग होते हैं संस्कृत में, हिंदी में, अरबी, फारसी या विदेशी शब्दों से आगत उपसर्ग जो है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। संस्कृत के पहले पढ़ेंगे तत्सम उपसर्ग जो है। तो ए उपसर्ग है, अर्थ इसका क्या है? निषेध या विरोध करना। तो अविश्वास, असुविधा, ठीक है, ये 2 शब्द आपके नवीन शब्द बन गए। तो ऐसे बनाए हैं अविश्वास, असुविधा। अति से बनाया है, अति का मतलब होता है अधिक, उस पार या फिर ऊपर, ठीक है। अतिवृष्टि, अतिक्रम, अति अतिकाल, और अत्याचार, अतीन्द्रिय, अतिशय, अत्यावश्यक, अतिक्रमण, ये बनाए गए हैं। अधि से देखिए, ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान, अधिकार, इससे बनाया गया है। इसका अर्थ क्या है? ये है ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। तो इससे बनाए गए हैं अधि से, अधिकार, अधि, राज, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष, अधिगुण, अधिग्रहण, अधिष्ठा, अधिष्ठाता, अधिपति। तो ये बनाए हैं। अन से है, अन का मतलब होता है अभाव, ठीक है। अनादि, अनर्थ, अनाचार, अनंत, अनपेक्षित, अनभिज्ञ। अनु से क्या बनाया है? देखिए, अनु से क्या बनाया है, तो अनु से भी आप देख लीजिए ध्यान से। अनु से बनाया है पीछे, समान, और क्या है इसमें? प्रत्येक, ठीक है। तो इनको देखते हैं। अनुक्रमण, अनुकरण, अनुक्रम, अनुगमन, अनुचर, अनुकूल, अनुशासन, अनुचित, अनुदिन, अनुरंजित, अनुभूत, अनुग्रह, अनुसंधान। तो इसके बाद अब आप देखेंगे आगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे ध्यान से। तो हम इसमें आगे देखने वाले हैं, देखिए ध्यान से। अप से बनाए गए हैं, ये देख सकते हो आप। अप का मतलब हीनता, दूर, बुरा, विरोध। तो ध्यान से देखिएगा, एक ही वीडियो में आपके ये आधी से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। आगे के लिए एग्ज़ाम्स में भी आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। अपमान, अपकार, अपवाद, अपराध, अपशब्द, अपयश, अपकीर्ति, अपक्रम, अपकर्म, अपमानित, अपहरण, अपव्यय और अपकर्ष। ये जो भी डेटा होता है, अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए आवश्यक है और आपका काम का लगेगा। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो ये तो वैसे भी है। तो बुक्स को अगर आप पढ़ोगे तो आपके काम की हैं, वरना आप रद्दी ही समझोगे। तो ध्यान से सीखिएगा एक एक चीज़ों को।
तो उनकी वैल्यू को समझिए। अभी का अर्थ क्या होता है? सम्मुख, निकट, और। तो इससे बने हुए शब्द हैं अभिवादन, अभिजात, अभिशाप, अभिमान, अभिज्ञान, अभिमुख, अभिलाषा, अभिसार, अभ्यागत। आ से बनाए हुए ये हैं आपके सामने। आ का अर्थ होता है सीमा और समेत, और उप का निकट, समान, निर का बाहर, निषेध रहित, है ना। और इसके बाद बना हुआ है परी का। तो परी का भी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ फिर से, तो दिख रहा होगा आपको। परी का ये देखिए, वी का विशेष, अभाव या फिर भिन्न, और श का सहित, सह का साथ, और सु का अच्छा, सहज या अधिक। ये सभी इससे बने हुए शब्द हैं, और इनमें से कुछ जो शब्द हैं वो उनके सन लिखे गए हैं और ये पेपर में आए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस को। हिंदी के तद्भव उपसर्ग, तो इसमें से स्टार्टिंग करते हैं हम। थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं पहले। हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों के अपभ्रंश हैं। इनका प्रयोग तद्भव शब्दों के पूर्व होता है, यानी तद्भव से पहले होते हैं ये प्रयोग। अभाव, अमोल, अचेत, अज्ञान, अजान, अथा, अगाध। अन का निषेध होता है। ये वाले आपने पढ़ लिए हैं, ये दोनों पढ़ लिए हैं आपने। ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 4 जो दिया गया है, यानी उसमें बताया गया है सही उत्तर विकल्प चुनकर, सही उत्तर विकल्प चुनकर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ध्यान से समझिएगा कि जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान से सीखिएगा। यानी जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान लगाना होगा, तब उसके बाद आप कोई भी ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। नंबर 1, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इन चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ प्लस गमन, तो आगमन होगा। उपसर्ग समझ में आया? यानी उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, शब्द के बाद में। आ प्लस गमन, तो आ जो है इसमें उपसर्ग है। भलाई में प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या बताया था मैंने अभी? बाद में लगता है। तो भला प्लस ई सही है या फिर कुछ और होएगा? बताइए। तो नहीं, भला प्लस आई, भलाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यय का हो जाएगा आई। ठीक है, भला प्लस आई, भलाई। और इसमें निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? निर प्लस दय। ठीक है, तो कैसे बनेगा आपका? तो ऑप्शन नंबर निर हो जाएगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो ध्यान से सीखते रहिए, अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग समझ में आता रहेगा एक एक चीज़ को, तो ध्यान से समझते रहिए। अनु उपसर्ग का अर्थ है, अनु का क्या अर्थ है? तो अभी आपने पीछे सीखा था कि अनु का अर्थ क्या होता है, तो अनु का अर्थ होता है पीछे। तो अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन प्लस अंत, अन प्लस अंत। तो उपसर्ग कौन सा बना इसमें? तो उपसर्ग बन जाएगा अन। हलंत वाला करना है, ध्यान रखना, कभी ये वाला पूरा नए बना देना है। तो ये नीचे जो आधा ये हलंत लग रहा है, इसका मतलब है आधा नए। तो अन प्लस अंत, अनंत। अध्यादेश में उपसर्ग है अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अधि, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 7 पे देखिए, तो नंबर 7 पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 7वें पे हो जाएगा अन उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। अन से कौन सा नहीं बना हुआ है? तो कौन सा नहीं बना हुआ है बताइए? अन प्लस कौन सा नहीं बना है बताओ? अनु प्लस गमन, ये अन से बने हैं। देखो, अन प्लस उचित, अन प्लस इच्छा, अन प्लस उपम। ठीक है, अन से बने हुए हैं। ये वाला अनु से बना हुआ है। डी आंसर राइट हो जाएगा इसका, कि अन जो उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है, यानी उपसर्ग अन से बना हुआ ये नहीं है, अनु से बना हुआ है ये। ठीक है, बात करते हैं 8वें पर। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपयोग हुआ है? सु प्लस आगत। कौन सा? ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? ए प्लस न्याय। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में, तो अनुवाद में अनु प्लस वाद, तो अनु उपसर्ग है। किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अप नहीं है? बताइए, बताओ कौन सा होएगा?
अपनापन, नापन जो पीछे का वर्ड भी जो हो ना वो उसका अर्थ होना चाहिए, नापन किसी का अर्थ नहीं होता। तो देखिए अपमान, मान का अर्थ होता है मान सम्मान, तो ये वाला सही है। लेकिन आंसर इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा अपनापन, ऑप्शन नंबर 11वें का सी। ये सही शब्द हैं ये वाले बता रहा हूँ मैं। ये उपसर्ग, उपसर्ग नहीं वाला तो ये है अपनापन, ये तीनों उपसर्ग हैं। अप प्लस व्यय, व्यय मीन्स खर्च करना। अपवाद, वाद यानी बातचीत, जो भी वाद होते हैं। अपवाद यानी जो भी बातें होती हैं वो। 12वां क्वेश्चन, परी उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। परी से बना हुआ कौन सा नहीं है इनमें से? तो परी से बना हुआ कौन सा नहीं है? तो परी से बना हुआ नहीं है परिंदा। कौन से उपसर्ग का अर्थ हीन नहीं है? तो कौन से उपसर्ग का अर्थ हीन नहीं है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभी। हिंदी का अन, हिंदी का अन उपसर्ग किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है? तो अन किसके लिए प्रयोग होता है? तो अन का अर्थ होता है क्या होता है बताइए? अन का अर्थ होता है निषेध करना, ठीक है, अन का अर्थ निषेध। अनपढ़ में मूल शब्द कौन सा है? ए है, न है, पे है या फिर ड है? कौन सा है मूल शब्द? या फिर ये वाला ये वाला ये वाला कौन सा है बताइए? तो पढ़ जो है इसमें मूल शब्द है। पढ़ मीन्स पढ़ना, अनपढ़ यानी ना पढ़ना, यानी पढ़ा लिखा ना होना। सु प्लस गठित, सुगठित में मूल शब्द कौन सा है? तो मैंने बता दिया है अलग अलग करके भी आपको, तो गठित होगा इसका आंसर। तो 17वां देखते हैं, गठित तो हो गया। 16वां गठित, एक बार से, एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो एक से अधिक से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? तो सहयोग, एक से अधिक शब्द से उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, ठीक है। सह प्लस योग है ये, एक से ज़्यादा नहीं बना हुआ, एक का ये बना हुआ। ये है स प्लस सम प्लस आगम, सम प्लस आ प्लस गम। ये प्रति प्लस उप प्लस कार, प्रति उपकार। व्यय, व्यय वी प्लस आ प्लस कुल, व्याकुल। कौन सा शब्द योग मूल शब्द और उपसर्ग से बना नहीं है, नहीं बना हुआ है? तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा योगदान। मूल शब्द उपसर्ग से नहीं बना हुआ, योग से योगदान नहीं बना हुआ, उपसर्ग से बना नहीं है, ठीक है। योग मूल शब्द और उपसर्ग से नहीं बना, क्योंकि योग मूल शब्द है। इसमें जो योग जो है और दान जो है ये दोनों के दोनों मूल शब्द हैं। ये वाले में तीनों मूल शब्द ये रहे, योग योग योग, लास्ट में मूल शब्द। वी उपसर्ग, सन सम उपसर्ग और उप उपसर्ग, ये तीनों जो हैं उपसर्ग से बनने हैं। और योग जो इनके मूल शब्द में लगा हुआ है। ये वाला योगदान जो है पूरा ही मूल शब्द है अलग अलग। तो कौन सा शब्द सु उपसर्ग से नहीं बना है? इनमें से बताइए सु उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है? तो सुरेश हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सुरेश। उपसंहार में मूल शब्द कौन सा है? तो उप प्लस संहार कौन सा है? तो संहार मूल शब्द हो जाएगा या क्या हो जाएगा बताइए? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा? हार, ठीक है। उप सम और हार, हार इसमें सही हो जाएगा। उप और सम दोनों के दोनों प्रत्यय हैं, ओ सॉरी उपसर्ग हैं, उपसर्ग, उपसर्ग बता रहा हूँ आपको। अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? अभि प्लस भाषण, तो कौन सा होएगा उपसर्ग? अभी होगा या भाषण होगा? तो जो शुरू में लगता है वही उपसर्ग होता है। तो अभी प्लस भाषण क्या हो जाएगा? अभी। अनुचर, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनु उपसर्ग है, ठीक है। निर प्लस अभिमान, तो निरअभिमान कैसा हो जाएगा? देखिए निरअभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो निरअभिमान में कौन सा हो जाएगा? निर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे, ध्यान से देखना है आपको। नंबर 24, अभी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो इनमें से नहीं है अभयारण्य, ठीक है। अभयारण्य यानी जंगल, ये खुद अपने आप में एक शब्द है बना हुआ। अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो अन से कौन सा बना हुआ है इसमें? अनपढ़। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उप प्लस देश,
तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? तो आंसर हो जाएगा उप। पर्यावरण में, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? परि प्लस आवरण। तो इसमें कौन सा बनेगा उपसर्ग बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, परि, यानी सी ऑप्शन। ठीक है। अब बात करते हैं उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो ऊपर नहीं बना हुआ। ये भी उप से बना हुआ, ये भी उप से, ये भी उप से। ये ऊपर जो है उपसर्ग से नहीं बना हुआ। निर्जन या निर्गुण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो कौन से इस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो निर का। ठीक है, निर इसमें भी है, निर इसमें भी है, दोनों में। अधिग्रहण, अधिग्रहण को ध्यान से समझेंगे। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? अधि प्लस ग्रहण। तो 30वें का क्या हो जाएगा? बी। तो 31वां अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो अनु है। ठीक है। 32वां क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुत्तीर्ण का। ठीक है, अनुत्तीर्ण में नहीं है क्योंकि इसमें अन है, अन प्लस उत्तीर्ण है। ठीक है, दिख भी रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अनु प्लस उत्तीर्ण नहीं है, ये है अन प्लस उत्तीर्ण। ये अनु से बना हुआ, ये अनु से बना हुआ, ये अनु से बना है, ये अन से बना हुआ है। तो ये वाला अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो प्रयोग इससे अनु से नहीं बना, ये अन से बना हुआ। तो इसका 32वें का सी आंसर हो जाएगा। 33वें का अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है? तो अभ्यागत, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी, अभी प्लस आगत, अभ्यागत। 35वां सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सुगम में कौन सा है प्रयुक्त? तो सु प्लस गम। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? अनुरूप में कौन सा है? तो अनु प्लस रूप। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है? अभि प्लस मान, तो अभी है इसमें। क्या है? अभी। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है? अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है बताइए? अधि प्लस अक्ष, अधि है। ठीक है, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। तो अधि आंसर हो जाएगा। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उप प्लस हार। उप मीन्स उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? हार। परिपूर्ण, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है? तो परिपूर्ण में कौन सा है? परि प्लस पूर्ण, तो कौन सा हो जाएगा? परि उपसर्ग। अब बात करते हैं आगे 41वां क्वेश्चन। 41वां ध्यान से करेंगे। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अभी प्लस आस है या फिर कुछ और बनेगा? तो अभी प्लस आस बनेगा। ठीक है, अभी प्लस आस, तो अभी उपसर्ग हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट। अब बात करते हैं समास की ओर। तो समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बना लिया जाता है, बनाया जाता है, तो उस संक्षिप्त पद को ही समास कहा जाता है। समास कर लेने पर प्रायः पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। इस विलोपन की क्रिया के पश्चात नया शब्द अस्तित्व में आ जाता है, जैसे घोड़ा युक्त गाड़ी, यानी घोड़ा गाड़ी। दही में पड़ा हुआ बड़ा, दही बड़ा। समास के दोनों पदों को क्रमशः पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में घोड़ा और दही पूर्व पद और गाड़ी क्या है? गाड़ी तथा बड़ा उत्तर पद है। ठीक है, जो पीछे वाला जो पद है उसे उत्तर पद कहते हैं, और जो पहला पद है उसे पूर्व पद कहते हैं। बाद का जो है उसे उत्तर पद। दोनों को मिलाकर सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। सामासिक पद को पुनः दोनों पदों से विभक्त करने को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे पीताम्बर में दो पद हैं, पीत प्लस अंबर, तो इसका समास विग्रह होगा पीत है जो अंबर, या पीत है अंबर जिसका अंबर, तो पीताम्बर। ठीक है, तो यहाँ समास के कुछ प्रकार दिए गए हैं, उनको भी ध्यान से समझ लेते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद की सापेक्ष प्रधानता के आधार पर समस्त पदों के वर्गीकरण अनुसार समास 6 प्रकार के होते हैं। तो द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि समास, तो ये होते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों, ठीक है, प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है।
अवयवी भाव समास में पूर्व पद यानी पहला वाला पद, और कर्मधारय समास में उत्तर पद, और द्विगु समास में उत्तर पद। तो देखिए तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, इन तीनों में तो उत्तर पद ही होंगे, ठीक है। और बहुव्रीहि में कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, कोई तीसरा अर्थ बन जाता है, इसको अलग ही मानना। इनसे सबसे अलग ये है बहुव्रीहि, जिसमें भगवान के या उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जो यानी लिखा था वो एक शब्द है लेकिन कोई और के ऊपर संकेत करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से लगे हुए हैं, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, ये सभी निर्धारित हैं। तो यहाँ उनका अध्ययन अपेक्षित है, यानी दिया गया है। समझें द्वंद्व समास को, जिस समास में आए हुए सभी पद समान विभक्ति वाले होते हैं और प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह की अवस्था में या अव्यय लगता है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। समस्त पद और समास विग्रह, नर और नारी, इनके बीच में जो दिया गया है, जो योजक लगा हुआ है, उसको देखिए। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, नर और नारी। राजा रानी यानी राजा और रानी। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। पथ्यापथ्य, पथ्य और अपथ्य। चराचर, चर प्लस अचर। मुख नासिका, मुख और नासिका। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। अपना पराया, अपना और पराया। आचार विचार, आचार और विचार। राधा कृष्णन, राधा कृष्णा, तो न राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। पशु पक्षी, पशु और पक्षी। अन्न प्लस जल, यानी अन्न और जल दोनों में नीचे बीच में दिया गया है द्वंद्व समास, लगा हुआ चिन्ह, अन्न और जल। द्विगु समास भी ऐसे ही दिया गया है। इन सभी को पहले समझते हैं, उसके बाद हम इनके क्वेश्चन को करेंगे। तो ऐसे दिखाई देगा ज़्यादातर में लगा हुआ ये साइन, तो इससे समझ लेना द्वंद्व समास, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी इसमें पहले संख्या दी जाएगी, 7, 5, 3, 4, जैसे ऐसे चाओ, त्रि, ऐसे सप्त, ऐसे दिए जाए तो वो क्या है, द्विगु समास। सब उसी से ही पहचान लेना। और उत्तर पद उस संख्या का विशेष्य होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उत्तर पद होता है इसका, ठीक है, प्रधान। बात करते हैं समस्त पद और समास विग्रह। सप्त प्लस द्वीप, 7 द्वीपों का समूह। चौ प्लस राहा, चौराहा, चौराहा, 4 राहों का समूह। और आगे देखेंगे इनके उदाहरण और भी। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। अष्टावक्र, 8 वक्रों का समूह। अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरत्न तो बढ़ा दिया है, 9 रत्नों का समूह। और चौपाया, 4 पायों का समूह। पंचगव, 5 गायों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। त्रिशूल, 3 कांटों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का या लोकों का, 3 भुवन का समूह या 3 लोक का समूह। चतुष्पाद, 4 पैरों का समूह। सप्तशती, 700 श्लोकों का समूह। सप्तशती यानी 700 श्लोकों का समूह। 700 मतलब श्लोक जो हैं। सप्त धान्य, 7 धान्यों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। तो ये तक आपने समझ लिए होंगे। और इनके साइड में दिए गए हैं सन कि कौन सा कब पूछा गया है। तो त्रिभुवन पूछा 2019 में, ये सभी पता है। तो मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं, सीधा क्वेश्चन आंसर पे, और थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सही से समझा रहा हूँ। और कर्मधारय की परिभाषा समझिए। जिस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य दोनों को आप समझ जाएंगे अभी। वह वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय। जैसे नीलोत्पल, नीला उत्पल कमल होता है, ठीक है। नीला अंबुज, नीलांबुज, नीला अंबुज कमल होता है, ठीक है। पीतांबर, पीतांबर पीला वस्त्र, अंबर मीन्स वस्त्र। उत्पल यानी कमल, अंबुज कमल, नीला कमल, नीला कमल, दोनों को नीला कमल बोलते हैं। श्वेतांबर, सफ़ेद अंबर, सफ़ेद कपड़े। श्वेत कमल, सफ़ेद कमल। श्वेतांबर, रक्तांबर, लाल अंबर। रक्त जो लाल रंग का होता है, तो अंबर मीन्स वस्त्र, तो लाल वस्त्र, लाल कपड़े।
पीत वसन, वसन में से भी वस्त्र होता है, तो अंबर और वसन दोनों के दोनों वस्त्र होते हैं। तो यहाँ से आपको पर्यायवाची भी शब्द समझ में आ रहे होंगे। पीत वसन पीला वस्त्र, घनश्याम घन के समान श्याम, श्याम मतलब काला, तो घन के समान काला। चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के जैसा मुख, ठीक है। नीलाश्व नीला अश्व, घोड़ा, अश्व मीन्स घोड़ा। महादेव महान है जो देव, महात्मा महान आत्मा वाला। महामानव महान है जो मानव, ये भी पूछे गए। देखो यहाँ साइड में दिख रहे हैं कितने सन में कौन कौन से पूछे गए। नील गगन नीला गगन, महाकवि महान है जो कवि, ये सभी कर्मधारय समास चल रहे हैं, कर्मधारय। महाकवि महान कवि। स्वर्ण कलश सोने वाला जो कलश है, सोने का जो कलश है। नीलांबर नीला वस्त्र, अंबर मीन्स वस्त्र। महापुरुष महान है जो पुरुष। नीलकमल नीला कमल, नीला है जो कमल, नीला कमल जो है ना। बहुवीरी समास को समझेंगे, जिस समास में पहला पद तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, तो उसे बहुवीरी समास कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसको भी ध्यान रखिए कि इस समास का विग्रह करते समय पर प्रधान अर्थ वाले पद की ओर यत सर्वनाम से संकेत कर दिया जाता है। पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके, कोई अलग के लिए संकेत दे रहा है। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, जिसके भी पीले वस्त्र हैं उसको संकेत दे दिया जाएगा। चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिसके, शिखर यानी सिर पर, तो वो कौन है? शिव। बहुवीरी सबसे अलग दिखेगा इनमें, अलग तीसरे अर्थ के लिए करा जाता है प्रधान, ठीक है, तीसरा अर्थ प्रधान होता है इसमें। दशानन 10 हैं आनन यानी मुख जिसके, 10 हैं मुख जिसके, रावण। गजानन गज के समान आनन मुख है, यानी आनन मतलब मुख, जिसका वो को क्या है? गणेश, गणेश गणपति गणेश। चक्रपाणी चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, विष्णु। त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। यशपाणी यश है पाणी यानी हाथ में जिसके, यश है हाथ में जिसके, यशस्वी। यशोधन यश है धन जिसका। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। मीनाक्षी मीन के समान आँख, अक्षी आँख जिसकी, अर्थात सुंदरी। मीनाक्षी सुंदरी को भी कहते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द है। जितेंद्रिय जीत ली है इंद्रियां जिसने, अर्थात जनक। लंबकेशी लंबे हैं केस जिसके, केस यानी बाल। महाबाहु महान है बाहु जिसकी, यानी भुजाएं जिसकी महान है। चतुरानन 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। विशेष यदि त्रिनेत्र का समास विग्रह 3 है नेत्र जिसके, इस तरह से समास विग्रह किया जाएगा तो यह बहुवीरी समास का उदाहरण होगा। तो 3 नेत्रों का समाहार समास विग्रह किए जाने पर इसे द्विगु समास माना जाएगा, ठीक है। दोनों में अलग अंतर है, द्विगु समास में और इसमें, दोनों में अलग अंतर है। तो त्रिनेत्र दोनों जगह पर भी यूज हो जाए। त्रि मीन्स 3, नेत्र यानी आँखें, 3 आँखें हैं जिसकी, वो होगा तो क्या होगा? ये क्या? बहुवीरी समास, ठीक है। कोई तीसरा 3 आँखें हैं जिसकी, तो कौन है? भगवान शिव जी। और 3 नेत्रों का समाहार, 3 आँखों का समाहार होएगा तो ये द्विगु समास माना जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये विशेष रूप से बताया गया आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर पर। सही उत्तर विकल्प चुनकर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही इनका जवाब देना है। पेपर में कभी भी जल्दबाजी ना करें, अपने पेपर के टाइम टेबल को भी ध्यान से समझ के चलिएगा कि हमारा पेपर भी ना छूटे और हम इतने स्पीड से लिखें ताकि राइटिंग भी सही बनी रहे। तो इस चीज़ का गाइडेंस भी मैं आपको दे रहा हूँ इसलिए। तो अब बात करते हैं इस पर। तो 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करके यानी छोटा करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? समास कहा जाता है, ठीक है। पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसी समुदाय का बोध होता है, उससे क्या होता है? समुदाय का बोध होता है, पता लगता है, उसे कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं? द्विगु समास।
द्वंद्व समास की पहचान क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? ए। विभक्तियों का लोप होता है, किसमें लोप होता है? विभक्तियों का तत्पुरुष समास में होता है। किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। कौन सा समास समाहार का बोध कराता है? कौन सा समास समाहार का बोध कराता है? तो द्विगु समास समाहार का बोध कराता है। 4 मासों का समाहार, 4 मासों का समाहार, 4 महीनों का समाहार जो होता है। चौमासा, चौमासा कौन से में आ जाएगा? तो चौमासा आएगा द्विगु समास में, जिसमें गिनतियाँ होंगी, संख्यावाचक पहला होगा तो पूर्वपद संख्यावाचक होगा, तो वो क्या होगा? द्विगु समास होगा। शक्ति या अशक्ति का समस्त पद है तो कौन सा है? यथाशक्ति या शक्ति शक्ति, शक्ति युक्त या फिर शक्ति मुक्त या शक्ति अशक्ति, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 7वें का आंसर हो जाएगा डी, सत्याक शक्ति। ठीक है, शक्तिय शक्ति। माता पिता में समास है तो माता और पिता द्वंद्व समास है। ठीक है। 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अन्न जल में समास है, अन्न और जल में समास है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अन्न और जल, अन्न और जल, इसमें यहाँ लगना आ रहा, लेकिन ध्यान से समझना है आपको। अन्न भी और जल भी दोनों के दोनों पद प्रधान हैं। दोनों पद क्या है? प्रधान। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन में समास कौन सा है? तो अभी पीछे भी पढ़ाया आपने, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इनका भी आंसर क्या होएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए भीम अर्जुन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12 पर बात करेंगे, और अगला जो चैप्टर आएगा ना, मतलब अगली जो क्लास आएगी, उसमें तत्सम तद्भव और पर्यायवाची शब्द दोनों एक साथ कराए जाएंगे। तो उस क्लास को भी आप देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप आसानी से नंबर को अच्छे से ले पाएँ। ठीक है, आराम से ले आएंगे इतने नंबर। तो धीरे धीरे क्या होती है? बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो नंबर आप 2-2 1-1 करके तैयार करोगे तो सारे नंबर जुड़ करके जब आपका स्कोर बहुत ही हाई हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, फूल और पत्ते का समस्त पद है। फूल और पत्ते का समस्त पद कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल और पत्र। पत्र मीन्स पत्ते। तो सेवा और शुश्रूषा, तो सेवा शुश्रूषा में समास है, तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। सेवा शुश्रूषा, देखिए यहाँ पर लिखा है एक योजक चिन्ह, तो इसी से ही आप अंदाजा लगा दीजिए, द्वंद्व समास। सेवा और शुश्रूषा दोनों के दोनों पद प्रधान है। 10 या 15 में समास है। 10 या 15 में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। या और ऐसे जो हैं ये सभी इसी के संकेत है द्वंद्व समास के। ऊपर या नीचे में प्रयुक्त समास है, अभी पीछे भी बताया था, कौन सा होगा? द्वंद्व समास। द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बताइए, इनमें कौन सा तुम्हारा संख्या कौन से में है? तो 10 आनन, 10 मुख, कौन सा है? और कोई है इसमें? क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा या सी हो जाएगा? तो द्विगु समास में कौन सा हो जाएगा? 2 प्लस पहर, ये दशानन पता किसका हो जाएगा? बहुव्रीहि समास का। किसका हो जाएगा? बहुव्रीहि समास का। तो ऐसा होना चाहिए जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद संख्यावाची हो। इसमें जो है प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है, यानी तीसरा जिसका अर्थ निकलता है ना, वो अर्थ प्रधान होता है। तो ये दशानन क्या? बहुव्रीहि समास है। ये क्या है? दोपहर, तो दोपहर, दोपहर है ना, 2 मीन्स 2 ही है, 2 संख्या आ गई ना, तो दोपहर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज का कौन सा समास विग्रह द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसमें कौन सा है? इसमें द्विगु समास का उदाहरण, तो द्विगु समास का उदाहरण है 4 भुजाओं का समाहार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 भुजाओं का समाहार। उत्तर पद, तो इसमें देखिए उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद संख्यावाची, तो द्विगु समास में, द्विगु समास में
तो 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। यह किस समास का उदाहरण है? बहुवीरी समास का। तो 20वां क्वेश्चन, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार। 4 भुजाओं का समाहार। यहाँ पर चतुर्भुज में समास कौन सा है? द्विगु समास, यानी संख्या है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं किस पे, 21वें क्वेश्चन पर। 4 पाइयों का समाहार, तो ये क्या हो जाएगा? चतुर्पाद, चौपद, चारपाई, ये तीनों क्या है? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चारपाई, 4 पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से संभल के चलना है। ये चौपद यानी 4 पदों का समूह, 4 पाद जो है चतुर्पाद, 4 चरणों का समूह या समाहार। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा 21वें का सी आंसर हो जाएगा, 4 पायों का समूह। पाए अलग हैं, पैर अलग हैं। ये पाद मीन्स चरण है, पैर। 19-20 का समास विग्रह होगा। 19-20 का क्या हो जाएगा? 19 या 20, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 19 या 20। हानि लाभ में समास है, कौन सा समास? हानि या लाभ में समास कौन सा है बताइए? हानि या लाभ में समास बताइए। तो हानि और लाभ में समास हो जाएगा द्वंद्व समास, सॉरी, हाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी तो द्वंद्व समास हो जाएगा हानि और लाभ में। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया है, चिन्ह से ही पता लग जाएगी। ऐसी सुख दुख में भी क्या है? समास, द्वंद्व समास, ये दोनों एक से ही हैं। तो समास क्या है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। त्रिवेणी में, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार। तो 25वें का क्या आंसर हो जाएगा? 25वें का हो जाएगा द्विगु समास। तो 3 है इसमें लिखा आएगा ना, तो द्विगु में संख्या हो जाएगा पहला पद जो। षड दर्शन में कौन सा समास है? 6 दर्शन जो है। तो 26वें का आंसर हो जाएगा द्विगु। संख्या जहाँ भी दिखाई दे जाए द्विगु, जहाँ भी संख्या दिखाई दे जाए द्विगु लगा देना है। तिरंगा में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है तिरंगा? द्विगु समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो बता दीजिए। एक आधी क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ दूं? चलो तो इस वाले को छोड़ देता हूँ। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में जहाँ भी संख्या आ जाए तो आप अभी लगा सकते हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा पंचवटी में कौन सा समास है। जिसने भी वीडियो देखी होगी ना यहाँ तक, तब वही कमेंट कर सकता है, वरना और किसी के बस की नहीं है। ठीक है, अब 29वां क्वेश्चन। वेद पुराण में समास है। वेद और पुराण में समास है, तो दोनों देख लीजिए, दोनों पद प्रधान है इसमें। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं किस पर? 30वें क्वेश्चन पर। 29 तक आपको दिख गए होंगे। एक बार मैं आपको रिपीट करके दिखा देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ दोबारा से। देखिए 29 तक, 28 और 29। अब बात करते हैं 30 नंबर पर। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? तो मेरी बात, जो भी मैं बात कर रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना है आपको, और यहाँ आसपास जितना भी शोर हो रहा है उस सभी को इग्नोर करना है। तो इग्नोर करके आप सभी अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए। जैसे आप अपने घर पर पढ़ाई करते हैं और बाद में आसपास जो भी चीज़ें होती रहती हैं उनको इग्नोर करते हो, पेपर की तैयारी करते हो, तो ऐसे ही मेरे आसपास भी हो रहे शोर को इग्नोर कीजिए। जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए बस। तो किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? तो 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। किस समास में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है? तो कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। चंद्रमुख का समास विग्रह होगा। चंद्रमुख का समास विग्रह होगा। 32वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 33वां क्वेश्चन। मीनाक्षी में समास है। मीनाक्षी में समास है, कौन सा? ए बी सी डी, कौन सा समास है इसमें? तो मीनाक्षी में बहुव्रीहि समास। तो मीनाक्षी, सुंदर को कहते हैं मीनाक्षी। महाकवि में समास है, ये बहुव्रीहि समास है। 33वें का आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। मीनाक्षी में समास कौन सा? बहुव्रीहि समास। महाकवि में समास कौन सा है? महान है जो कवि, तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? 34वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्मधारय समास। ठीक है,
नीलकंठ समास पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? नीला है कंठ जिसका, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बिल्कुल राइट आंसर। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास हो जाएगा? तो नील कमल में कौन सा समास होएगा बताइए? नील कमल में होगा कर्मधारय समास। नवरत्न में तो गिनती आ गई है, अब क्या करोगे आप? तो क्या करोगे आप? द्विगु समास टिक कर दोगे। रामकृष्ण देख लो, इसमें इनमें द्वंद्व यानी दोनों पद प्रधान हो गए हैं, तो क्या करोगे? द्वंद्व समास टिक दोगे। नीला अंबर में कौन सा समास है? नीला अंबर में कौन सा समास है? 39वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। नीला है अंबर जिसका, ठीक है। नीला अंबर यानी नीला वस्त्र। नील गाय, तो नील गाय पे कौन सा टिक करोगे? नील गाय, नील गाय समास में कौन सा है? नील गाय, तो नीली गाय कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। त्रिभुवन में समास कौन सा है? त्रिभुवन में समास कौन सा है? द्विगु समास। त्रिभुवन, तीन भवन, तीन लोकों का समाहार, द्विगु समास, ठीक है। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्विगु यानी पांच तंत्र, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस इस क्लास में इतना ही, और आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगली क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और समझेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के पैटर्न को और तैयारी करेंगे। बहुत ही बेहतरीन समझ में आ रहा होगा आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।